हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। सोशल स्टडी की रिवीजन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी स्टडी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। यहाँ पर हम रिवीजन इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आप एक साथ पूरी सोशल स्टडी की जो पेडागॉजी है उसको समझ सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण निम्नलिखित में किस एक उपागम पर बल देता है, यानी कौन सा उपागम ऐसा है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उच्च शिक्षा पर पाठ्य पुस्तकों को रट करके बताने की बल देती है। तो वास्तविक जीवन से सीखना चाहिए, इस बात का उपागम बल देता है। फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हैं। पाठ्यपुस्तक अनुदेशीय अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित किया गया एक चिंतन है। यहाँ पर इन तीनों चीजों में क्या भरा जाएगा, क्या आएगा? तो आप देखिए, तो पाठ्यपुस्तक अभिलेखीय अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजातीय चिंतन है, चिंतन अभिलेख है। तो यहाँ पर प्रजातीय और यहाँ पर अभिलेख आएगा, इसलिए ऑप्शन बी टिक हो सकता है। पुस्तक के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में क्या संबंधित नहीं है? तो पुस्तक के प्रस्तुतिकरण में क्या चीज संबंधित नहीं है, एक पुस्तक के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो व्यवस्थापन पुस्तक के प्रस्तुतिकरण में संभव नहीं है। पाठ्यपुस्तकें किसका पथ प्रदर्शन करती हैं? तो पाठ्यपुस्तकें छात्रों और शिक्षकों दोनों का पथ प्रदर्शन करती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। जिस प्रकार प्रिंस ऑफ डेनमार्क के अभाव में हैमलेट की कल्पना करना कठिन है, उसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों के अभाव में आधुनिक शिक्षा की कल्पना करना कठिन है। यह बात किसने कही है? तो ये बात हमारी पाठ्यपुस्तक समिति ने कही है। और ये मैं आपको बता दूं, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क था और ये एक विलियम शेक्सपियर का नॉवेल ड्रामा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विसंगत को चिन्हित कीजिए। तो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी जी जिम्बर्ड का है। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन एस अल्तेकर का है। सोशल सिस्टम लेविस का है। एंड एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये माल्थस का है। तो इनमें से कौन सी चीज है जो सुमेलित नहीं है, जो विसंगत है, यानी उसके साथ सही राइटर उसका नहीं दिया गया है? तो जो सोशल सिस्टम है ये लेविस का नहीं है, इसीलिए यही सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के विषय में सामाजिक अध्ययन के विषयों का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र इससे क्या करते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, पूर्व घटी विविध घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं, लोक तंत्र के विषय में विस्तार से सीख सकते हैं। तो छात्र समाज और पर्यावरण के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, किस पुस्तक की रचना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखित बुक द अनटचेबल है। पाठ्यपुस्तक के लिए प्रयोग की गई पाठ्यपुस्तक किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष के लिए प्रयोग की गई, निर्धारित की गई पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन का सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक एक यांत्रिक तत्व में क्या है, यानी पाठ्यपुस्तक का यांत्रिक तत्व निम्नलिखित में क्या है? तो पुस्तक की जो छपाई का काम है वो हमारा पाठ्यपुस्तक की यांत्रिकता में आता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक का आधार और पाठ्यपुस्तक की जिल्द ये सारी की सारी चीजें भी उसी में आती हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी होने के कारण इसे टिक करेंगे। अगर उपरोक्त सभी ना होता तो हम छपाई को टिक करते। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को एक किस रूप में प्रयोग करना चाहिए? तो पाठ्यपुस्तक को क्या हम साध्य के रूप में प्रयोग करेंगे या साधन के रूप में प्रयोग करेंगे? तो बेसिकली हम पाठ्यपुस्तक को साधन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो पहला तो साधन हो जाता है, दूसरा एक ना कि उसे साध्य के रूप में प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी। पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में किसकी सहायक होती है? तो पाठ को दोहराने में, सही मार्गदर्शन कराने में। अब चूंकि यहाँ पर उपरोक्त तो सभी है और सभी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको लगाएंगे। अदरवाइज पाठ्यपुस्तक सही मार्गदर्शन देने में सहायक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर उपरोक्त सभी नहीं होंगे तो हम इसे टिक करेंगे। पाठ्यपुस्तकें छात्रों को जीवन से संबंधित जीवन निर्वाह में सहायक होती हैं, तो सामाजिक और व्यवहारिक दोनों तरीके का जीवन जीना सिखाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषयों में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र है। रिसेस ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? तो ये जो बुक है ये हमारी डॉक्टर मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में क्या आवश्यक लक्षण होने चाहिए? तो चयन की व्यवस्था अच्छी हो, बाह्य आकृतियां अच्छी हो, प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, इसलिए ऑप्शन डी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, में कौन सा गुण छात्रों की आयु और मानसिक योग्यता के अनुसार होना चाहिए? तो भाषा और शैली दोनों के दोनों छात्रों की मानसिक योग्यता और उनकी आयु के हिसाब से होनी चाहिए। द्वारा शिक्षक का कार्य कैसे किया जाता था? तो प्राचीन काल में शिक्षक का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके समझने के लिए, आप इसे देख लें कि आप यहाँ पर ए और बी दोनों लिखाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा गलत ऑप्शन है। केवल मौखिक रूप से छात्रों को पढ़ाया जाता था, इसलिए वो लोग जो कि ये सोच के चल रहे हैं कि वहां पर क्लू मिल जाएगा, हम क्लू से किसी चीज को सॉल्व कर लेंगे, उसके भरोसे मत रहिएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उस समय व्यक्तित्व का विकास था, यानी जो व्यक्तित्व हमारा डेवलप होगा उसका विकास था, और यही रीजन था कि व्यक्तित्व के विकास के साथ छात्र का सर्वांगीण विकास माना जाता था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास सर्वांगीण विकास में शामिल है। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या करती है? अवबोध की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति बढ़ाती है, प्रत्यक्षीकरण में सहयोग देती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी चक्षु इंद्री से संबंधित नहीं है? तो यानी चक्षु इंद्री मतलब हो गया हमारा आंख, तो कौन सी सहायक सामग्री आंख से संबंधित नहीं है? कौन सी दृश्य नहीं है? तो यहाँ पर आप एक बात ये समझ लें, जो फोनोग्राफ है, फोनोग्राफ हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, चाकबोर्ड हो गया, इनमें से कौन सी चीज है? तो वो जहां पर आप देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन फोनोग्राफ है, ये फोनोग्राफ हमारा ऑडियो में आ जाएगा, और इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्रिआयामी साधन निम्नलिखित में कौन सा है? तो आरेख और मंडल, ग्लोब और वस्तुएं, ये भी है, मार्कअप और नमूने भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी या संपूर्ण उसके भाग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने को हम क्या कहेंगे? तो अगर हम पृथ्वी या उसके भाग को प्रदर्शित करेंगे तो हम मानचित्र से प्रदर्शित करेंगे। मॉडल के लिए सबसे ज्यादा किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो मॉडल के लिए इन सभी सामग्रियों का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छात्र का सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पाने के लिए निम्नलिखित में किसको आधार बनाया जा सकता है? तो उसकी योग्यता को, उसकी अभिरुचि को और उसकी क्षमता को, सभी को बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लिंगुआ फोन में किसका उदाहरण है? तो लिंगुआ फोन जो है ये लैंग्वेज का फोन है और ये सुनने में काम आएगा, तो एक श्रव्य सामग्री का उदाहरण हो जाएगा। व्यवहारवादी संबंधित है प्रशिक्षण से, अभ्यास से, इन दोनों से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दृश्य सामग्री में निम्नलिखित में किस इंद्री को प्रभावित करती है? तो वह चक्षु इंद्री यानी हमारी आंख को प्रभावित करती है। दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता किससे सिद्ध होती है? वो ध्यान से, रुचि से और शिक्षण सूत्रों से, सभी से सिद्ध होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। भौतिक मानचित्र में क्या विसंगत है? तो भौतिक मानचित्र में क्या चीज नहीं होगी? तो भौतिक मानचित्र में राज्य नहीं होंगे, क्योंकि भौतिक जो मानचित्र होगा वो फिजिकल कहलाता है, पॉलिटिकल नहीं। मॉडल क्या है? तो मॉडल किसी वस्तु का लघु रूप है, मॉडल एक फैशन है, छोटी वस्तु का बड़ा रूप है, तो छोटी वस्तु का बड़ा रूप मॉडल हो सकता है, मॉडल लघु वस्तु का छोटा रूप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बी और सी दोनों दिया हुआ है तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रायः कहाँ यूज किया जाता है? तो वर्कशॉप में, सेमिनार में, दोनों जगह ओएचपी को यूज किया जाता है, जिससे कि आप चीजों को देख सकें। शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली और सकारात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? कि शिक्षा सरल हो, सजीव हो और प्रभावी हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रभुत्ववादी शिक्षण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रभुत्ववादी शिक्षण हमारा शुरुआती शिक्षण से संबंधित है, जहां पर कि हम पाठ प्रदर्शन किया करते थे, जो शिक्षक केंद्रित गतिविधियां होती थी उनमें। एडगर डेल के कौन अनुभव का प्रयोग करते हुए किस विषय की शिक्षण सामग्री का वर्णन किया जाएगा? तो एडगर डेल को विकसित किया था, उसमें उन्होंने भूगोल की सामग्री को
अपने आप में समाहित करते हुए अपने कोण को विकसित किया था। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया, ये भी सही है। CCEEC का फॉर्मेट है, इसलिए हमें ए और बी दोनों को टिक करना है। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम और वांछनीय होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को कहने वाले हमारे कौन व्यक्ति हैं? तो ये रेमर्स एंड गेज हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन में अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया दोनों सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, तो यहाँ पर अब परीक्षण करना हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन परीक्षण में आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षा के मूल्यांकन से छात्रों को क्या प्रेरणा मिलती है? तो छात्रों को मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे कि उनके वर्तमान के रिजल्ट को देख करके बताया जा सकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों का वर्गीकरण, प्रायोगिक आधिकारिक चयन, सामाजिक उद्देश्यों की स्पष्टता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही हैं। प्रश्नावली पद्धति का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो किस शिक्षा शास्त्री ने प्रश्नावली पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसमें वुडवर्थ महोदय को हम टिक करते हैं। वर्तमान परीक्षाओं में प्रायः सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या रहती है, यानी इस समय जो प्रश्न होते हैं वो कैसे प्रश्न रहते हैं? तो इन प्रश्नों के आधार पर अगर हम देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे ज्यादा रहते हैं। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न क्षेत्र है और इसका क्षेत्र उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध रहता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात हमारी कोठारी कमीशन के द्वारा कही गई है। शिक्षणों उपरांत और सत्रों उपरांत लिए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो इस मूल्यांकन को हम, चूंकि यहाँ पर समेकन होगा, हम योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये सारी विशेषताएं अच्छे मूल्यांकन की हैं, इसलिए हम विश्वसनीयता और सभी चीजों को टिक करते हुए सभी को टिक करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है कि इनमें क्या होता है? तो इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन की निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। लेखन कौशल से मूल्यांकन की श्रेष्ठ विधि है। तो लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए आपको क्या करवाना होगा? आप उसको मूल्यांकन के लिए दे सकते हैं और मूल्यांकन में आप उसे अनुभव लेखन दे सकते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपने आप से लिखने को दे सकते हैं। मूल्यांकन की आधुनिक तकनीक है सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन में असफलताओं के कारणों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाएगी? वहां पर निदानात्मक मूल्यांकन को दिया जाएगा, जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्रों की असफलता का प्रमुख कारण क्या है। मूल्यांकन हमें बताता है कि किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा चुका है। ये कथन किसका है? तो ये कथन डाडेकर महोदय का है। जटिलता और कठिनाइयों को दूर करने वाले मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? तो अगेन फिर वही बात आती है, इसको भी हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? तो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का स्वरूप किसने डेवलप किया था? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सर्वप्रथम स्वरूप डेवलप करने वाले व्यक्ति होरास मैन हैं। देश में सर्वाधिक किस परीक्षा प्रणाली का प्रचलन है? तो वर्तमान समय में देश में सबसे ज्यादा निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का प्रचलन है। कौन सा अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली का अक्षर नहीं है? तो अगर हम इन अक्षरों में देखें तो वाई हमारा ग्रेडिंग प्रणाली का अक्षर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कितने बिंदुओं के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली को प्रारंभ किया है? तो माध्यमिक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की जो प्रणाली है उसमें हमारी 9 संख्याएं या 9 कोड रहते हैं, इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली को 9 अंकीय माना गया है। समप्राप्ति परीक्षण बालक की वह योग्यता है जो किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। ये कथन गैरिसन और अन्य का है। मूल्यांकन में निम्नलिखित में क्या नहीं है? त्याग, महत्व, वांछनीयता, उपयोगिता, तो सब कुछ है, त्याग मूल्यांकन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा। मूल्य मानक रूपी मानदंड है, ये कथन किसका है? ये कथन हमारे क्लिंक महोदय का है। निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण क्या है? तो सरल अंकन, वैधता, सब कुछ है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
संप्राप्ति परीक्षण में प्रदत्त क्षेत्र में पठित व्यक्ति की योग्यता, कौशल और समझ आदि के लिए मापन के लिए बनाई गई परीक्षा है। तो ये हमारी शिक्षा शब्दकोश की परिभाषा है जो परीक्षा को बताती है। निम्नलिखित में मानकीकृत उपलब्ध की परीक्षण के निर्माण का पद कौन सा है? तो इनमें से अंकन प्रक्रिया है, परीक्षण निर्माण विधि है, परीक्षण के प्रकार हैं, सभी इसमें आ जाएंगे। सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो इस पुस्तक का संपादन हमारे B.R. गोयल ने किया है। धर्म के बिना नैतिकता का या अनैतिकता का, तो नैतिकता का हो जाएगा। कोई धर्म के बिना नैतिकता का और नैतिकता के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम नैतिकता दोनों जगह रखेंगे और इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वावलंबी होना, अपने ऊपर निर्भर होना। समाज विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो समाज विधि का प्रतिपादन G.L. मोर्नो ने किया है। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षाएं कब आयोजित की गई थी? तो इन परीक्षाओं का आयोजन 1845 में पहली बार किया गया था। निबंधात्मक परीक्षार्थी की निम्नलिखित में किस मानसिक योग्यता का परिचय लेती है, मूल्यांकन करती है? तो उसकी क्षमता का, कौशल का, अभिवृत्ति का, सभी का हो जाता है इसमें परीक्षण। इसलिए मूल्यांकन जो निबंधात्मक प्रणाली है इसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली में कितने भागों में बांटा गया है? तो ग्रेडिंग प्रणाली हमारी 5 भागों में बटी है। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटरिंग दोनों तत्व शामिल होते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन हमारे सैडलर महोदय का है। पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के लिए प्रयोग की निर्धारित की गई पुस्तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुदेशीय अभिप्रायों से के लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजातांत्रिक चिंतन अभिलेख क्या कहलाता है? तो यह अभिलेख हमारा पाठ्य पुस्तक कहलाता है। टीचर इन करिकुलम मेकिंग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक हमारे लिखी गई है। तो मैंने इस पुस्तक के राइटर के रूप में लीज महोदय को इंटरनेट पे पाया है, इसलिए मैं लीज महोदय को ही टिक करूंगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी सही आंसर नहीं माना जाता है। सब शिक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वर्तमान में ये बात 21A में आ गई है, लेकिन इसके पहले इसे अनुच्छेद 45 के तहत दिया जाता था। ये बात आपको याद। प्रायोजन विधि के जनक कौन हैं? तो प्रायोजन विधि के जनक हमारे जॉन डीवी महोदय हैं। सीखने का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो सीखने का त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी पुस्तकों में पुस्तक बाल साहित्य से संबंधित नहीं है? तो नन्हे सम्राट, मधु, मुस्कान, लोटपोट और सरिता पुस्तक बाल साहित्य से संबंधित नहीं है। छात्रों की दृष्टि से पाठ्य वस्तु का चयन उनके स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो उनकी अवस्था, उनकी रुचि और अभिरुचियों के अनुकूल होना चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश में किन योजनाओं के अंतर्गत खुली किताब परीक्षा प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया है? तो यहाँ पर खुली किताब परीक्षा प्रणाली एकलव्य योजना के तहत लागू की गई है। सभ्यता के विकास का मूल क्या है? तो सभ्यता के विकास के मूल में हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। जैसी छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम किस विचारधारा पर आधारित है? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम हमारा सृजनात्मक विचारधारा पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख घटक क्या है? तो छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रोफेसर D.K. व्हीलर महाशय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को निम्नलिखित के स्वरूप में स्वीकारा है। तो प्रोफेसर व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम की जो संरचनात्मक प्रक्रिया है वो वर्गाकार प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि इन्होंने पाठ्यक्रम को भी 3 ध्रुवों के बीच में शामिल किया है। हिल्डा तबा मॉडल के कितने चरण हैं? तो हिल्डा तबा मॉडल जो है वो 7 चरणों में बटा है। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में 5 चरण माने जाते हैं अल्बर्ट की पंचपदी के अनुसार। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक कौन हैं? तो जनक कौन है? तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक हमारे रूसो और थॉमस सिल्वा भी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो शैक्षिक उद्देश्यों के तौर पर समाज ज्ञान। D.K. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम की संरचना के कितने सोपानों का वर्णन किया है? तो वहां पर उन्होंने पाठ्यक्रम रचना के 5 सोपानों का वर्णन किया है। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।
तो अब हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक शेयर करें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।